नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। गुरुदेव की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। साथ ही उनको नमन भी किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि टैगोर जयंती पर मैं महान गुरुदेव टैगोर को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उनके आगे लिखा कि उनके अनुकरणीय आदर्श हमें उस भारत का निर्माण करने के लिए शक्ति और प्रेरणा देते रहे जिसका उन्होंने सपना देखा था। पीएम मोदी ने साथ ही महाराणा प्रताप को भी उनकी जयंती के मौके पर याद करते हुए आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने महाराणा को याद करते हुए ट्वीट किया, अपने अप्रतिम साहस, शौर्य और युद्ध कौशल से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होने वाली बैठक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंथन करेगी। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिर्फ तमिलनाडु में ही उसके लिए राहत की बात रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। इन नतीजों को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेहद निराशाजनक बताया। इसके अलावा इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुए हालात पर भी चर्चा की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक बुलाने की बात कही है और इस बैठक में मंथन हुआ है इस बात को लेकर कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन का कुल कोटा 300 मीट्रिक टन बढ़ाने और राज्य के लिए वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया, जो दोनों मामलों में कमी का सामना कर रहा था। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों को उठाया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्य की कोविड स्थिति और संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य सरकार की मदद के लिए पंजाब को वैक्सीन की खुराक प्राथमिकता के तौर पर भेजी जाएगी। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीएम नरेंद्र मोदी से प्रदेश में 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग की गई है। पंजाब के सीएम की ऑक्सीजन को लेकर ये मांग की गई है केंद्र सरकार से, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, जिसको प्रधानमंत्री ने मान लिया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन का कुल कोटा बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने और राज्य के लिए वैक्सीन की जरूरी सप्लाई यकीनी बनाने की अपील की, क्योंकि राज्य इस समय ऑक्सीजन और वैक्सीन दोनों की कमी का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोविड की स्थिति जानने और इस संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके समक्ष ये मसले उठाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और पंजाब में वैक्सीन की खुराक भेजने को यकीनी बनाने के लिए केंद्र सरकार तत्काल कदम उठाएगी, जिससे राज्य सरकार को महामारी की दूसरी घातक लहर के साथ पैदा हुई स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। वैक्सीन के बाबत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य अभी भी
18 से 45 साल की उम्र के लोगों के तीसरे टीकाकरण चरण को शुरू नहीं कर पाया है, जो अब तक 1 लाख खुराकों की सप्लाई के बाद सोमवार से सरकारी अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन की खुराक की कमी है और 1,63,000 खुराकें आज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जो राज्य की जरूरतों के मुताबिक काफी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पीएमओ की तरफ से पंजाब की इस मांग को मान लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में किसी भी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि बाकी राज्यों के मुकाबले अभी भी कोरोना के मामले पंजाब में बेहद कम पाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम राज्यों की ही तरह पंजाब में भी लगातार कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य में पंजाब में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसे देखते हुए आज प्रशासन और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि राज्य में ऑक्सीजन की मात्रा में किसी भी तरह से कमी नहीं आनी चाहिए, तभी कोरोना से निपटा जा सकता है। आपको बता दें कि देश के बाकी राज्यों की बनिस्बत पंजाब में अभी भी कोविड-19 जो संक्रमण है उसकी दर काफी कम है। पंजाब के बरनाला जिले के गांव भटला के एक नौजवान का कनाडा में कत्ल होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव भटलो का 19 वर्ष का नौजवान हरमनजोत सिंह करीब 2 साल पहले पढ़ाई के लिए कनाडा गया हुआ था, जहां मृतक के मौसा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरा बेटा 2 साल पहला स्टडी ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਭਾਣਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਸੜ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸੜ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ। राज्य में बढ़ती महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनहित ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को हड़ताल खत्म की देनी चाहिए, अपने कर्तव्यों की ओर लौटना चाहिए। पंजाब वर्तमान में एक महामारी से जूझ रहा है और कोविड-19 मामलों और मौत की संख्या में रोजाना इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने के बजाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया हुआ है, जो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की आय में भी 9% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा कोरोना को देखते हुए 15,000 रुपए हर महीने भत्ता देने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले तमाम अस्थायी कर्मचारी स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं।
पंजाब राज्य में आज गेहूं की खरीद के 30वें दिन 74,895 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 74,895 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब खाद्य के और सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 74,895 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई, जिनमें से पनग्रेन की तरफ से 1,57,971 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 19,640 मीट्रिक टन और पंसद की तरफ से 19,430 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की तरफ से 7,563 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई की तरफ से 8,687 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इसके अलावा पनग्रेन की तरफ से पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 3,781 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 30वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 1,28,69,679 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यूपी का अयोध्या के कोतवाली नगर के सिविल लाइन पुष्पराज चौराहे के पास हुई हत्या की घटना का खुलासा हुआ है। बता दें कि नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की हत्या हुई थी। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया है। एक अयोध्या के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र और दूसरा सुल्तानपुर का रहने वाला है। मृतक ने नगर निगम में नौकरी दिलवाने के नाम पर आरोपियों से पैसा लिया था और पैसा वापस नहीं कर पाया और ना ही नौकरी दिलवा पाया, जिसके चलते नाराज दोनों आरोपियों ने कहा सुनी के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। असम में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल ने विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता विधायक दल चुन लिया गया, जिसके बाद वो असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत आगामी सोमवार को शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक बनाकर असम भेजे गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की रेस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले से ही आगे बताया जा रहा था। वहीं अब हेमंत बिस्वा के सीएम बनाए जाने के बाद सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में बुलाए जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार राज्य की सीएम बनी ममता के नए मंत्रियों की कल यानी सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत कई चेहरे शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ सुबह 10:45 पर थ्रोन हॉल में शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी खुद अपने पास गृह स्वास्थ्य विभाग खुद अपने पास रख सकती हैं। मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, तो 10 को स्वतंत्र प्रभार और 9 राज्य मंत्री के दर्जे पर रहेंगे। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी के साथ अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के इस दौर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी ली। गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का मुफ्त में इलाज करने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ जिले के डीएम द्वारा जोड़े गए तमाम योग्य परिवारों को मिलेगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दे दिए हैं कि स्थानीय जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े कोरोना संक्रमित मरीजों का तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त में इलाज किया जाए। राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि इस योजना से जुड़े हुए सभी लोगों के इलाज में अगर कोई हॉस्पिटल मनाही करता है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से फैल रहा है। इस बीच यूपी के सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई, जहां से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गौरतलब है कि सांसद आजम खान कोरोना वायरस से संक्रमित है। 1 मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद
तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जेल प्रशासन ने तेजी से लखनऊ में शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू की। कोरोना संकट पर ऑक्सीजन को लेकर सियासत जारी है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल में एक मरीज को 6 लीटर, हरियाणा में 25 लीटर और महाराष्ट्र में 27 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन दिल्ली में एक मरीज पर महज 66 लीटर ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अगर ऑक्सीजन की और मांग कर रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह और इमरान हुसैन के घर में, संजय सिंह के ऑटो में और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में यह ऑक्सीजन जा रही है। जिस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पंजाब जा रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दी जा रही है। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लखनऊ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। तो आपको हम बता रहे थे ब्रेक से जाने से पहले कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने यह कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन दी जा रही है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कैसे करती है ये मैं आपको बता दूं। वो देखती है कि किस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं, उनको कितना, एक पेशेंट को कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो ऑक्सीजन उनको सप्लाई करती है। आज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में, देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में पर कैपिटा ऑक्सीजन दी जा रही है। केरल में एक पेशेंट को जहां पर 6 लीटर मिल रही है, जहां पर हरियाणा में 25 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र में केवल 27 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, वहीं आज दिल्ली में 66 लीटर 66 लीटर एक पेशेंट को ऑक्सीजन मिल रही है। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री कहे कि हमें टैंकर भी दे दो, हमें ऑक्सीजन प्लांट भी दे दो, आप अपने सरकारी अस्पतालों में बेड भी बढ़वा दो, आप वो राधा स्वामी के हॉस्पिटल में ITBP के डॉक्टर भी भेज दो, DRDO का हॉस्पिटल भी आप ही बना दो, ऑक्सीजन भी आप हमारे अस्पतालों में पहुंचा दो, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। एक ऑक्सीजन प्लांट केवल 60 लाख रुपए में 15 दिन में तैयार हो जाता है। केवल अगर अरविंद केजरीवाल 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता तो 10 प्लांट आज दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में लग जाते, उनको किसी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती।
तो आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ऑक्सीजन वाला कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल और ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो ये ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमेटी इसकी जांच करे कि ये कहाँ जा रही है। हम जो देख रहे हैं कि ये अमानतुल्लाह के घर में जा रही है, इमरान हुसैन के घर जा रही है, संजय सिंह के ऑटो में जा रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है, किस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये पंजाब में जा रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है। ये एक जांच का विषय, मगर अभी क्योंकि समय खराब चल रहा है, जांच तो जो होगी बाद में होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य प्रशासन ने 20 बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण किया है। एक सैन्य अधिकारी का कहना है कि हमने इस तरह के कोविड अस्पताल उरी में भी खोले हैं। कोविड अस्पताल कश्मीर के लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सभी स्टेट्स इंडिया के जो देख रहे हैं कि पेशेंट्स बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ कल आए थे यहाँ पे, उनसे डिस्कस करके ये 20 बेडेड हॉस्पिटल हमने यहाँ पे बनाया है और 20 उरी में, बेसिकली कश्मीर की आवाम को मदद करने के लिए, कश्मीर की आवाम इधर उधर ना भटके और उनको सही ट्रीटमेंट मिले उसके लिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 5 क्रिटिकल केयर बेड्स लगाए हैं और 15 जो नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन को संभाले। और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना हमें सपोर्ट मिलेगा वो सीएमओ और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है और हम दोनों तालमेल में रहेंगे ताकि कश्मीर की आवाम बाकी जगह की तरह। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी, आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। इस दौरान यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिछले बार जो प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था वो संपूर्ण लॉकडाउन था। एकाएक किया गया, जो इन्फेक्शन हमारे देश में आया था उसको नियंत्रण करने के लिए और अपने पूरे प्रबंधन को ठीक करने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें सभी कुछ बंद थे। इस बार जो हम लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं वो आंशिक कर्फ्यू है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, और इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए, और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने ज़्यादा लोग फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। इसमें जो हम टेस्टिंग कर रहे थे पिछले कई दिनों से और जो हमने अपना प्रबंधन में थोड़ा बदलाव भी किया, उसके आधार पर हमको लगा कि इसके रहते हुए भी हमने अपना जो एक्टिव केसेस हैं उनका संख्या भी, आप खुद ही फिगर देख रहे होंगे, इधर हमारा 23,000 बस मुश्किल से हमको लगता है 15 दिन पहले या 20 दिन पहले 38,000 था और अब ये 23,000 तक एक्टिव केस प्रतिदिन का आ चुका है। उसमें हमको लगा भी, और ग्रामीण क्षेत्र में भी 5 तारीख से हमारा अभियान भी चल रहा है साथ साथ में, जिसमें हम निगरानी समिति को साथ में लेके और हमारे जो आरआर टीम्स हैं उनके माध्यम से नीचे तक सैंपलिंग हम ले जा रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जो सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह से जो लोग पीड़ित हैं उनको वहीं के वहीं हम इमीडिएटली उनको हम ये मेडिकल किट हम पहुंचा दे रहे हैं, ताकि सिम्टम जो इस तरह थोड़ा मिलता जुलता सिम्टम है, पहले से किट देने पर तत्काल उसमें कुछ राहत महसूस होने लग जाएगा और व्यक्ति उसमें काफ़ी ठीक भी हो सकता है। तो नीचे किट्स तक पहुंचाना, मेडिकल किट पहुंचाना जो होम आइसोलेशन में वो अलग है, और जो इस तरह के लोग जो चिन्हित हुए जा रहे हैं और उनका सैंपलिंग फिर टेस्ट कराना अलग से एंटीजन के द्वारा, ताकि जिसमें भी पॉजिटिव लोग हैं होम आइसोलेशन में करके उनको तुरंत उनको मेडिकल किट पहुंचाना, यही अभी व्यवस्था हम लोग की चल रही है। काफ़ी बड़े 7 जनपद 18+ का जो हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 1 मई से, वो 7 जनपद में हम लोगों ने किया था, कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़े और वैक्सीन हमको मिल चुका है 3.5 लाख कोविशील्ड का, तो उससे हम 11 जनपद को और जोड़े जो मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरह हमने जो हमारे ऑर्डर्स पहले से ही पेंडिंग है दोनों कंपनियों में, कुछ और हमको वैक्सीन मिलने के अनुमान है ये इस कमिंग वाले सप्ताह में कोवैक्सीन के द्वारा, और इसी तरह हम उसको बढ़ाते रहेंगे अगर पर्याप्त मात्रा में हमको मिलेगा, क्योंकि हमने पैसा जमा कर दिया दोनों कंपनी को। और तीसरा, हमने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है, तो ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 7 तारीख को डाउनलोड भी हो चुके हैं
12 को हमारा प्री बिड के जो भी लोग आएंगे उनके जो शर्तें हैं या उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना डिलीवरी देंगे, क्या रेट देंगे, उसमें तय होगा। 21 तक ये टेंडर चलेगा। तो हम हर जगह से प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमको 18+ का जो मिलते जाएगा उसको हम लगातार बढ़ाते। और फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे पालघर जिले के सरकारी अस्पताल में 104 साल के शामराव इंगले ने कोरोना को मात दे दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पालघर के जिलाधिकारी डॉक्टर मानिक गुरसल ने फूल देकर उनको विदा किया। हमारे यहाँ ग्रामीण रुग्णालय में 20 बेड का DCSC सेंटर था। माननीय जिलाधिकारी साहब ने उसे 10 और बढ़ाने के लिए कहा, 30 हो गए। उसके बावजूद भी मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद पे आने लगी। तब ये जो आरोग्य पथक पालघर है वहाँ के बिल्डिंग को रूपांतरित करने में हमारे पूरी टीम लगी और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि दिन रात मेहनत करके 4 दिनों में ये DCSC 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार हुआ है। और वहाँ पे 35 बेड के ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड है और 15 नॉन ऑक्सीजन है। और जब से ये शुरू हुआ है तो पहले 3 घंटे में ही हॉस्पिटल पूरा भर गया था और आज भी देखा जाएगा तो ये पूरे 50 खाट जो बेड है वो भरे हुए हैं। यहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और हेपारिन इंजेक्शन और 5 डॉक्टर है जो हर घंटे में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करते हैं और यहाँ का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ के 104 साल के जो वृद्ध मरीज है वो भी बहुत स्वस्थ है और उनको भी डिस्चार्ज है। सर आपके यहाँ कैजुअलिटी कितनी हुई रहेगी यहाँ पर कोविड सेंटर में? देखो, कोविड में नॉर्मली 1 to 2% कैजुअलिटी तो होती ही है जिनको हम डेथ कहते हैं। वैसे तो उसी हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे यहाँ 1% से भी कम डेथ हुए हैं। ये कहावत गलत नहीं कि जिसको रखे साईं उसका बाल ना बाका होए। ये मिसाल है पालघर जिले की। मुंबई से सटे पालघर जिले में शामराव इंगले नामक 104
वर्ष के व्यक्ति ने कोविड को मात देते हुए अपने घर सुरक्षित वापस लौट गए हैं। मुंबई के से सटे पालघर जिले के इस सरकारी अस्पताल में यहाँ पे जब उन्हें कोविड हुआ तो श्यामराव इंगले को कोविड के अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने जी जान से उनकी सेवा की और उन्हें विदा दिया, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी होने पे पालघर के जिला अधिकारी माणिक गुरसल ने खुद उन्हें पुष्पगुच्छ देके वहां से विदा किया। ये कहना गलत नहीं है कि पालघर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर काफी मेहनत से रात दिन एक करके इलाज कर रहे हैं और कोविड के मरीजों को सही जानकारी और उपचार दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि कई मरीज सुरक्षित घर लौटे हैं। और इसी को लेके पालघर के जिला अधिकारी ने भी इस सरकारी अस्पताल में जब जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पे काफी सुविधाएं भी हैं और मरीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। कैमरामैन हैदर शेख के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, पालघर। पंजाब के जिला रूपनगर समेत उपमंडल नंगल में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। उपमंडल नंगल के गांव पस्सीवाल में भी कोरोना बम फूटा है और एक साथ कोरोना पॉजिटिव के 23 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद गांव पस्सीवाल को 21 मई तक कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने पूरे गांव में बैरिकेडिंग लगा रखी है और पूरे गांव को सील किया हुआ है और पूरे गांव वासियों की सैंपलिंग करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आज मात्र 30 के करीब ही सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए। ਅੱਜ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 23 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ RT-PCR ਸਰ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ? ਅੱਜ ਸਰ 23 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਆਉਂਗੀ ਸਰ। ਕੱਲ ਆਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 22 ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ, 23 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ 60 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ सोमवार ਨੂੰ फिर टीम। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन न देने का आरोप लगा रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दी जा रही है। इन तमाम बातों के बावजूद दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश भी की कि दिल्ली में हर एक मरीज के लिए देश के अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले लगभग दोगुनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अभी भी ऑक्सीजन संकट क्यों बना हुआ है, इस पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली की जनता से माफी मांगने की भी मांग की और दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जाने का भी आरोप लगाया। ऑक्सीजन क्राइसिस को नियंत्रित करने के नाम पर दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन ऑक्सीजन सेंटर्स को बंद कराया, जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। जब ये खेल दिल्ली में चल रहा था उस समय अस्पतालों में SOS कॉल्स आ रहे थे और दिल्ली सरकार ने उसके नाम पर जगह जगह जो लोग ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहे थे उनके सिलेंडर्स को जब्त किया। ऑक्सीजन जहां पर रिफिल कराने लोग पहुंच जाते थे, जो होम क्वारंटाइन है, जिनको घर पे रह के इलाज कराना है, ऐसे लोगों को जब वो ऑक्सीजन लेने जाते थे उस समय दिल्ली सरकार ऐसी संस्थाओं के और ऐसे ऑक्सीजन रिफिल करने वालों को बंद कर रहे थे, सीज कर रहे थे। और उसी समय दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक खुलेआम ऑक्सीजन की कालाबाजारी, जमाखोरी कर रहे थे। ये सबने देखा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री वो काम कर रहे थे। ये निश्चित रूप से जानबूझकर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस को बढ़ाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना। खुद तो कुछ काम उत्तर प्रदेश से आ रही है, गुजरात से आ रही है। अगर वो राज्य सरकारें जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, अगर वो सब मना कर दें कि हम अपनी ऑक्सीजन को अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, तो आज दिल्ली के पास में कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये भारत सरकार ने जब अपने हाथों में काम लिया तब उसने बाकी राज्य सरकारों के कोटे से दिल्ली को ऑक्सीजन देना शुरू किया। आज जो दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है वो बाकी राज्य सरकारों का कोटा काट कर
जो बाकी राज्य सरकारें ऑक्सीजन पैदा कर रही है वहां से दिल्ली को सप्लाई आ रही है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जा कहां रही थी ये आज तक किसी को नहीं मालूम। अब जो हम देख रहे हैं ये ऑक्सीजन एक वोट बैंक के लिए उपयोग हो रही थी। ये ऑक्सीजन इमरान हुसैन, अमानतुल्लाह खां जैसे लोग अपने कार्यालयों में 600 सिलेंडर उनको भरवाकर, 600 सिलेंडर का मतलब है कि जितना 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन उनके पास में सिलेंडर से जाती है। एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में 100 सिलेंडर के करीब होते हैं जिसमें ऑक्सीजन से वो काम चलाते हैं, और 6 अस्पताल के बराबर 600 सिलेंडर वो इमरान हुसैन दिल्ली सरकार का जो मंत्री है उसके घर में मिलते हैं। एक सिलेंडर से एक जिंदगी को बचाया जाता है तो वो 600 सिलेंडर 600 जिंदगियों को बचाया जा सकता था जिनके वो दोषी हैं। आज भारत सरकार ने दिल्ली को बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते और जदयू के एक विधान पार्षद समेत 76 लोगों की मौत के बाद राज्य में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3215 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक कल से 12,948 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। इस दौरान 14,902 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,000 तक गिरकर 1,12,000 रह गई है। मृतकों में जदयू के विधायक पार्षद तनवीर अख्तर भी शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद IGIMS अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली में 400 कोरोना बेड वाले गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर सोमवार से शुरू होने वाला है। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस सेंटर में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की सुविधाएं मौजूद हैं। ये सेंटर दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ चलेगा। डॉक्टर से लेकर और ये कोविड केयर जो फैसिलिटीज हैं ये सारी दिल्ली सरकार का सहयोग के साथ चलेगी। दिल्ली सरकार ने जो यहाँ के लोकल DM हैं उनको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। डॉक्टर, नर्सेस और सारा स्टाफ जो है वो दिल्ली सरकार इसमें प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस जगह को अपने LNJP हॉस्पिटल के साथ जोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ICU बेड्स जो हैं इस हॉस्पिटल के लिए LNJP में रिजर्व रहेंगे। ये प्रॉपर कोविड केयर सेंटर जो है पिछले 10 दिन के अंदर हमने, जैसे आर्मी का टेम्परेरी हॉस्पिटल होते हैं उस स्तर पर इसको बनाने की कोशिश की है। इस कोविड केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सरदार हरमीत सिंह कालका, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, वो हमारे इसके नोडल ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे और कल से ये फैसिलिटी ऑपरेशनल होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस सर्विस भी फ्री सर्विस प्रोवाइड होगी। हर तरह की फैसिलिटी का इंतज़ाम किया गया है। डॉक्टर, नर्सेस के लिए रहने से लेके उनकी केयर करने का और पेशेंट्स की केयर करने का, खाने पीने से लेके हर चीज़ का इंतज़ाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करेगी। मैं इसके साथ ही विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये फैसिलिटी 10 दिन के अंदर हमने तैयार की। और सेकंड फेज में हम गुरुद्वारा बाला साहिब स्थित अपने हॉस्पिटल, उसका भी हमने काम वॉर लेवल पे शुरू कर दिया है। सेकंड फेज में हम फैसिलिटी वहां पे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है। कांगड़ा के जिलाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि नए नियम 10 मई से सुबह 6 बजे से लागू होंगे। ऐसे में सिनेमा हॉल, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, जिम बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिबंधों में जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए छूट दी जाएगी। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी तमाम दुकानें बंद रखी जाएंगी। कोरोना कर्फ्यू है, ये जो ऑर्डर्स हैं और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फर्दर,
ये 10 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे। और जैसा कि पहले था कि 5 से ज़्यादा लोगों की जो असेंबली है उसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेगा मार्ट्स हैं, बाजार्स हैं, जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहां लोग इकट्ठा होते हैं फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। एक बहुत सारी क्वेरीज जो आप लोगों के माध्यम से और आम लोगों के माध्यम से आ रही हैं कि कर्फ्यू में जो रिलैक्सेशन है वो कब से कब होंगी। जिला कांगड़ा में ये सुबह 8 बजे से। महाराष्ट्र में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में नागपुर के बाजार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा दिखे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में एक और दुकानों में ग्राहकी घटी है, तो वहीं दूसरी ओर समय की बर्बादी के बाद सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच दुकानों में भीड़ बढ़ी है। इस बीच रोज कमा रहे और खा रहे लोग खासे परेशानी में हैं। सुबह 9 बजे के बाद दुकानों में एक साथ खरीदारों की भीड़ हो जाती है। पंजाब के भटिंडा स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने 1 क्विंटल 75 किलो चूरा पोस्ट के साथ 3 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो एक ट्रोले में चूरा पोस्ट की 7 बोरियां भटिंडा की तरफ से ले जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों नशा तस्कर भटिंडा के भूचो कला गांव के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 40 और 45 साल बताई जा रही है। बरामद किया गया नशा आरोपी राजस्थान के फालोदी से लेकर आए थे, जिसे पंजाब में कई जगहों पर सप्लाई करना था। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। साहब बठिंडा जी वालों नशे खिलाफ बिड्डी मुहिम के तहत स्पेशल स्टाफ बठिंडा के SI हरजीवन सिंह ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਟਰਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗੱਟੇ ਭੁੱਕੀ ਜਰਾ ਪੋਸਟ ਕੁੱਲ 1 ਕੁਇੰਟਲ 75 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਕਰੀਬ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਫਲੌਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਜੀ, ਢਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਢਾਬੇ ਦਾ, ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਫਲੌਦੀ ਕੋਲ। ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦੇ। ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਘੋੜਾ ਭੁੱਚੋ कलां ਦਾ। शुक्रवार शाम को बंद हुए बाजार अब फिलहाल सोमवार सुबह तक बंद रहेंगे। शासन से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद शहर में भी कोविड कर्फ्यू के दिवस बढ़ा दिए गए हैं। अब अगले आदेशों तक सोमवार सुबह ही बाजार खुल सकते हैं। ऐसे में फिलहाल बाजार पूरी तरह से बंद है। हालांकि शहर के बड़े बाजारों को पहले ही बंद करने का फैसला व्यापारी कर चुके थे। वहीं डॉक्टर और विशेषज्ञ इस लॉकडाउन को कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उचित बता रहे हैं। बाजार में शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कोरोना संक्रमण को रोकने में भारी पड़ रहा है। शुक्रवार शाम को कर्फ्यू लगने के बाद से संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि बाजार लगातार खुल रहे थे। 609 है भैया, लेकिन जिला प्रशासन का आदेश है, हम लोग 609 दुकान खोलते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। कितनी लॉकडाउन में कुछ समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के सामने सामान लेने में? सामान लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे दोपहर के बाद सामान नहीं मिलना है, हम लोग को ढूंढना भटकना पड़ता है। थोड़ा समय और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है इसका। सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना काम। अभी फिलहाल जिला प्रशासन ने क्या कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंचने की वजह से युवाओं के बीच वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो सका। शनिवार को बिहार को 3.5 लाख डोज मिलने के बाद सरकार ने रविवार यानी 9 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम लोगों को भी मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। लेकिन 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब भीड़, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन आखिरकार लग ही गया। सही है। जिस तरह से कोरोना का बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी था। वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए। वैक्सीन बहुत जरूरी है। कहाँ से आई हैं आप?
मैं यही पटना से, पटना में। क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। शुरू कर दिया कि 18 साल से ज़्यादा जो एज हो उसको दिया जाएगा, कैसे क्या देखते हैं, कैसे कहेंगे? जी सब सही था, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। हम लोग सुबह से लाइन में आके लगे हुए थे। टोकन का जब हुआ तो एकदम गैदरिंग हो गया वहाँ पे मतलब लाइन से उनको टोकन देना चाहिए था, लेकिन वहाँ गैदरिंग करने के बाद सब लोग वहाँ क्राउड करके अपना टोकन आके लेने लगे। इस चीज़ का इनको ध्यान देना चाहिए था। वैक्सीन लेने के बाद कैसा लग रहा है, जिस तरह से कोरोना का बढ़ रहा है? जी तो वैक्सीन लेने के बाद मन में थोड़ा डर नहीं, मन में थोड़ा सा सही हो गया। जैसे कोरोना से सेफ्टी के लिए अब बहुत ज़्यादा जरूरी था इसको लेना 18+ के लिए। हम लोग तो कब से 1 तारीख से इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री बोले थे तो उसके बाद से हो नहीं रहा था। आज जाके कल जाके हुआ तो आज हम लोग को मिला हुआ, तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा। क्या नाम हुआ? राहुल। तो आप देख सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों की तरह ही बिहार में भी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में भी 18 से 44 साल के बीच की उम्र के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तस्वीरों में बाकायदा देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर लोग लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब के लुधियाना में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मर्डर कर फरार हुए कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए नया नंगल पुलिस चौकी में तैनात ASI प्रवीण कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने छापा मारा और मोजोवाल से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए नंगला थाना के ASI जर्नैल सिंह ने बताया कि लुधियाना में 3 दोस्तों ने एक युवक का मोबाइल झपटने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त युवक द्वारा उनका विरोध करने पर तेज धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। और घटना के बाद से ही तीनों लोग फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार किया जा चुका है। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 44 ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 302 ਦਾ
ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 47 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ 223 225 ਦਾ ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੋਜੋਵਾਲ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ASI ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਚੌਕੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਾर्टी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े हिंदूराव अस्पताल में बिना बताए 25 कोविड रोगी गायब बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां व्यवस्था का आलम यह है कि मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की व्यवस्था भी खुद से करनी पड़ रही है। मामला सामने आने पर गायब रोगियों की जांच के लिए महापौर ने पुलिस को शिकायत दी है। महापौर का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए। अस्पताल में कोविड के 280 रोगियों के सभी बेड अभी फुल बताए जा रहे हैं। सभी 25 मरीज 18 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच बहाने बताकर गायब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदूराव के भर्ती कोविड मरीजों को ना तो वक्त पर दवाइयां मिल रही हैं और ना ही ऑक्सीजन नापने के लिए कोई ऑक्सीमीटर मौजूद है। एक वार्ड में 40 मरीज हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए एक ऑक्सीमीटर है। ये शिकायत वार्ड्स में भर्ती मरीजों के परिजनों ने खुद की। हिंदूराव हॉस्पिटल हमने 18 अप्रैल को शुरू किया था। 18 अप्रैल से लेकर आज तक लगभग 600 से ज़्यादा वहाँ मरीज दाखिल हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर भी जा चुके हैं। 23 मरीज एक दिन के अंदर नहीं गए। जैसे कभी कोई मरीज आया और उसको लगा कि किसी और अस्पताल में जाना तो वो बगैर बताए चले गए, लेकिन जिम्मेदार हॉस्पिटल होने के नाते हमने उनको सबको रजिस्टर्ड किया और हमने बताया कि 23 लोग बगैर बताए हॉस्पिटल को जानकारी दिए दूसरे अस्पतालों में अपने घर चले गए, तो उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए और वो आगे बतानी चाहिए। तो हमने DDMA को भी उसके लिए बताया, पुलिस को भी बताया। क्या उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है या उनमें से कुछ लोगों को पता नहीं? बिल्कुल सब चिन्हित है, क्योंकि जब आदमी एडमिट होता है तो उसका एड्रेस तो आता ही है, उसका पूरा एड्रेस हमारे पास है, वो सब चिन्हित है और उसमें से काफी लोगों की हमें जानकारी कि वो अन्य हॉस्पिटल में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस थाने और उसके आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष जतेंद्र सोनिया ने कहा कि कोरोना के इस दौर में हमारी ओर से लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और हमने आज थाने से लेकर सैनिटाइजेशन की शुरुआत की और हेरिटेज बिल्डिंग्स और स्कूल्स में भी सैनिटाइजेशन किया गया। ये हमारे वार्ड के काउंसलर हैं, उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने ये अपनी तरफ से कमेटी बनाई, उनका उपराला किया गया है। जो ये इनके मोहल्ले के कुछ लोग व्यक्ति आए थे कोरोना पॉजिटिव, उनको इन्होंने पॉजिटिव किट भी फतेह किट बांटी है और उनके घर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इन्होंने आग्रह किया था भी जो हम आपका थाना है वहाँ पर भी ये सैनिटाइज करेंगे, जिसलिए आज यहाँ पे पूरी टीम लेके साथ आए हैं और उस थाने को सैनिटाइज कर रहे हैं। एक मेरे यहाँ अमृतसर शहर में मेरे बगल में घर के पास ही बहुत इंपॉर्टेंट थाना है, थाना कोतवाली, जिसको हम ई डिवीजन थाना बोलते हैं। तो आज हमने छोटी सी एक पहल शुरू की है, क्योंकि जैसे पूरे देश में कोरोना वायरस भयानक महामारी चल रही है, तो इसी को देखते हुए क्योंकि हमें अपने आसपास को साफ रखना और अपने जो आसपास के जो घर हैं उनको साफ रखना बहुत जरूरी है, अपने आले दुआले को। इसलिए आज हमने यहाँ से शुरुआत जो थाना है वह यहाँ से शुरू की है। क्या चीज घर भी करो? जी बिल्कुल, जो मेरा एरिया पास में पड़ता है, जो कोविड पेशेंट्स हैं। दिल्ली NCR में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते कई दिनों से गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली। लोग मौसम में आए बदलाव के बाद घरों के अंदर से बाहर निकले, लोग छतों पर भी घूमते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में मौसम में बेहद गर्मी देखी जा रही थी। अचानक मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बाद लोगों ने गर्मी से निजात पाई। सुबह करीब 45 डिग्री तापमान था। लोग घरों में कूलर और AC के सामने बैठने को मजबूर हो गए थे। देश में कोरोना मामले बढ़ने के साथ साथ जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी भी तेज हो गई है। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्टर 58 पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 7 आरोपियों को सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,45,000 रुपए नकद, साथ ही 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 बिना लेबल का इंजेक्शन, 140 नकली लेवल के
रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ 10 अन्य कंपनियों के इंजेक्शन और कंप्यूटर से जुड़े अन्य सामान भी बरामद किए। नोएडा एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी मेडिकल लाइन से जुड़े होने की वजह से मरीजों के परिजनों को अपना परिचय देकर उन्हें शिकार बनाया करते थे। कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शन्स को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का। यूपी के बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल कोतवाली नगर के गांव धोकलपुर में चाचा और भतीजे को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। रहने वाले वीर सिंह और अंकुर 2 लोगों की गोली मार करके हत्या की गई है। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग ट्रैक्टर चला करके आ रहे थे। इससे पहले जिनकी मृत्यु हुई है, 3 लोग हत्या के मामले में ही 15 अगस्त 2015 को एक मर्डर हुआ था, उसमें जेल गए थे। उसमें एक जन अभी जेल में है, 2 बाहर आए थे लगभग 2 वर्ष पहले। आपसी रंजिश थी, छेड़खानी को लेकर के पहले मुकदमा कायम था। उसी के बदले स्वरूप में आज ये मर्डर की घटना हुआ है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक FIR नहीं आई है, लेकिन परिजनों से जो वार्ता किया गया है, इन्होंने 3-4 व्यक्तियों का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।